हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच क्षेत्रमिति मेंसुरेशन लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यह किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, चाहे आप एसएससी का एग्जाम के लिए दो, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपका इसमें जो दो टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, एक तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूसरा जो कथन निष्कर्ष पे आधारित रहता है इसमें मेंसुरेशन से संबंधित। तो हम लोग इसको समझते हैं, मेंसुरेशन को बेसिक से एकदम समझेंगे ताकि आपको आगे चैप्टर बताएं तो किसी तरह की परेशानी नहीं हो। सबसे पहले देखिए, मेंसुरेशन जो है क्षेत्रमिति, इसको हम लोग दो भागों में बांटा गया है। इसको मेंसुरेशन क्षेत्रमिति को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है क्षेत्रफल, एरिया हो गया, और दूसरा जो है आयतन, यह वॉल्यूम हो गया। अब देखिए, क्षेत्रफल के अंतर्गत जो भी आकृति होती है उसकी आकृति 2D जैसा होता है, यानी कि द्विविमीय आकृति, और इसका जो होता है इसकी आकृति 3D जैसा होता है, यानी कि त्रिविमीय आकृति। अब इसके अंतर्गत क्या आ जाता है कि इसके अंतर्गत त्रिभुज आ जाएगा, ट्रायंगल, चतुर्भुज आ जाएगा, वृत्त आ जाएगा, सर्किल, इसका बहुभुज आ जाएगा, पॉलीगॉन। तो इसको आप लोग समझोगे। इसके अंतर्गत जो है आपका क्या, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त और बहुभुज आ जाता है। किसके अंतर्गत? आपका क्षेत्रफल के अंतर्गत आ जाएगा। और उसके बाद जो है आयतन, आयतन के अंतर्गत जो है आपको घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु, प्रिज्म, पिरामिड, ये सब जितना भी जो है आपको आयतन के अंतर्गत आ जाता है। सबसे पहले समझिए, इसकी 2D द्विविमीय आकृति के अंतर्गत ये आएगा त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, बहुभुज। और आयतन का घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु, प्रिज्म, पिरामिड। अब एक क्वेश्चन आपको देते हैं, क्वेश्चन बनाए, देखिए। निम्न में से कौन सा द्विविमीय आकृति नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ वर्ग, बी नंबर ऑप्शन है आयत, वर्ग दे दिए, आयत दे दिए, पंचभुज, और डी नंबर आपको दिया हुआ है गोला। देखिए, निम्न में से कौन सा द्विविमीय आकृति नहीं है? आप देखिए, वर्ग, वर्ग द्विविमीय आकृति, इसमें तो वर्ग तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान दीजिए आप, वर्ग भी एक चतुर्भुज है, आयत भी एक चतुर्भुज है। तो वर्ग और आयत अगर यहाँ नहीं भी लिखा है, आपको समझना है वर्ग रहे, आयत रहे, ये सब चतुर्भुज के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों तो नहीं होगा, इसका मतलब ये दोनों काट दीजिए, ये दोनों नहीं होगा। अब आ जाइए, आपका पंचभुज लिखा हुआ है। अब पंचभुज आ गया, तो पंचभुज जो दिया हुआ है, पंचभुज तो भी इसमें नहीं लिखा हुआ है। पॉलीगॉन के अंतर्गत आपका पंचभुज आता है, पॉलीगॉन। तो पंचभुज जो आएगा पॉलीगॉन के अंतर्गत, तो आपको पंचभुज, षष्ठभुज, हेक्स, जितना भी आता है, सप्तभुज, अष्टभुज, आपको दसभुज, तो आपका ये सब जो है पॉलीगॉन के अंतर्गत है। ये पॉलीगॉन चैप्टर जो है, ये पॉलीगॉन चैप्टर जब हम इसका आपको पढ़ाएंगे, ज्यामिति चैप्टर, ज्योमेट्री, तो उसमें हम पूरा डिटेल से इसको बता देंगे, किस तरह से फॉर्मूला बनता है, किस तरह सॉल्व करते हैं, और किसका किसका बेसिक ट्रिक सब सारा दे देंगे इस पर, और एग्जाम्पल भी दे देंगे। इसको फिलहाल रहने दीजिए। तो द्विविमीय आकृति नहीं है, तो आपको ये देखिए, ये सब जो देख रहे हैं त्रिविमीय आकृति है, तो इसका गोला होगा एक आंसर। हमारे इसका आंसर क्या होगा? गोला। उम्मीद है यह क्वेश्चन समझेंगे। ऐसा टाइप रेड 2D और 3D वाला तो आप आराम से बना लें। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 2D का जो है सबसे पहला पार्ट हम लोग लिखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में समझेंगे। त्रिभुज है क्या? तीन सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो तीन सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसको समझेंगे। तीन सरल रेखा से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर त्रिभुज बना दिए, इस तरह से त्रिभुज बना दिए। अब त्रिभुज में क्या क्या होता है? त्रिभुज में
3 सरल रेखा होता है, 3 कोण होता है, और 3 सरल रेखा हो गया, 3 कोण हो गया, और 3 शीर्ष होता है। त्रिभुज में 3 शीर्ष हो गया, और त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, और त्रिभुज में 3 सरल रेखा होते हैं। तो त्रिभुज ध्यान रखिएगा, त्रिभुज में क्या क्या होता है, त्रिभुज में 3 सरल रेखा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। तो अब देखिए इसके बारे में अब आगे समझते हैं। अब आगे इसको समझिए कि सरल रेखा समझिए। अब कोण किसको कहते हैं कि जिस बिंदु पर 2 रेखाएं मिलने से जो झुकाव होता है, जिस बिंदु पर 2 रेखाओं के मिलने जो झुकाव पैदा होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। देखिए इसका आपका जो है ये 2, जिस बिंदु पर यहाँ पर देखिए हम लोग एक सरल रेखा ले ली, इधर से सरल रेखा, ये सरल, यहाँ पर जो झुकाव पैदा हुआ इसको हम लोग कोण कहते हैं। और शीर्ष कहेंगे जिस बिंदु पर 2 भुजाएं आकर मिलती है, कोई बिंदु है जहाँ पर 2 भुजाएं आकर मिलेगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, शीर्ष कहते हैं। जैसे आपका यह दिया हुआ है, यहाँ पर 2 भुजाएं आकर मिला हुआ यहाँ पर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, शीर्ष कहते हैं। अब कोण को माप जो है अंश में क्या जाता है, कोण में क्या क्या होता है, कोण में जो है आपका 1 शीर्ष 2 भुजा होता है, कोण में 2 भुजा और 1 शीर्ष होता है, और ये 2 भुजा और 1 शीर्ष किसमें होता है, कोण में। अब इसको समझ, शीर्ष किसको कहें, जिस बिंदु पर 2 भुजाएं आकर मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष। जैसे ए भुजा आकर मिला, यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग जो है त्रिभुज के बारे में कुछ रिमेंबर पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। रिमेंबर पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, त्रिभुज सबसे छोटा बहुभुज होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या शून्य होती है। त्रिभुज में विकर्ण की संख्या शून्य होती है। त्रिभुज सबसे छोटा बहुभुज है। सबसे छोटा बहुभुज पूछेगा तो त्रिभुज होता है, और सबसे बड़ा बहुभुज पूछेगा तो अविरित होता है। हम लोग जब बहुभुज का चर्चा करेंगे उसमें हम पूरा डिटेल से समझाएंगे बहुभुज में। तो अभी सिर्फ इतना समझिए कि त्रिभुज में विकर्णों की संख्या शून्य होता है। बहुभुज चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें सर आगे निकालने सिखाएंगे कैसे। पहले छोटा छोटा पॉइंट समझ लीजिए। अब देखिए क्या समझे, पहला जी कि त्रिभुज सबसे छोटा बहुभुज होता है। दूसरा पॉइंट, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या आपका क्या होता है, शून्य होता है। किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। इसको ध्यान, किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से अधिक होता है। ये भी से एक त्रिभुज बना दिया। किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट समझते हैं, चौथा, त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का जो है सभी अंतः कोण का योग जो है 180 डिग्री होता है। जैसे आपका दिया हुआ है त्रिभुज है, यह अंतः कोण है, इसको ले लीजिए कोण ए, इसके सामने जो है बड़ी एक सामने छोटी है, बड़ी बी के सामने छोटी बी, और बड़ी सी के सामने छोटी सी, यह हो जाएगा कोण ए, ये कोण बी, ये कोण सी। त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल, इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। इसको याद रखेंगे। ये जो हो गया आपको, इसको अंदर वाला को हम लोग अंतः कोण पढ़ेंगे, अंतः कोण। अगला 5वां समझिएगा, त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बाह्य कोण जैसे आपका ये दिया हुआ है, इसको θ1 ले लें, इसको θ2, फिर θ3, तो इसलिए θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बराबर 360 डिग्री।
त्रिभुज के सभी बाह्य कोण का 360 डिग्री होता है। तो बाह्य कोण जो है इसको बाहर वाला का, ये जो अंदर वाला जो है अंतः कोण, भीतरी वाला कोण, इसको बाह्य कोण या बहिष्कोण पढ़ेंगे। इसी को हम लोग बाह्य कोण या फिर बहिष्कोण पढ़ते हैं। इसको समझे होंगे आप लोग, इसको छोटा स्क्रीनशॉट ले लें। अगला छठा नंबर समझेंगे, त्रिभुज के सभी अंतः कोण एवं बाह्य कोण का योगफल 540 डिग्री होता है। अब देखिए त्रिभुज का सभी जो अंतः कोण है, त्रिभुज के सभी अंतः कोण का योगफल 180 डिग्री, त्रिभुज के सभी बाह्य कोण का योगफल 360 डिग्री, तो बराबर आपका 540 डिग्री। जोड़िए 0 814 3 1 4 1 5। इस पॉइंट को आप लोग याद। अगर पूछे त्रिभुज के सभी अंतः कोणों के योग 180 डिग्री, अगर पूछे त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों के योगफल 360 डिग्री, अगर आपसे पूछा जाएगा कि त्रिभुज के सभी अंतः कोण एवं बाह्य कोण का योगफल क्या होगा, तो अंतः कोण एवं बाह्य कोण का कुल योगफल क्या हो जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा कितना होगा, 540 डिग्री होगा। अब देखिए इसके बारे में और पॉइंट समझिए इसको कि 540 डिग्री के सिवा, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक रेखा पर यहाँ पर 360 आपका 180 डिग्री का कोण बनता है। एक रेखा पर आपको 180 डिग्री का कोण बना, यहाँ जितना रहेगा तो 180 हम घटाते इधर रहता है। अगर ऊपर 60 है नीचे क्या 120 रहता है। एक रेखा इसका मतलब 180 डिग्री, यहाँ भी 180 डिग्री, यहाँ भी 180 डिग्री, तो 180 180 कर दीजिए, या नहीं तो आपका 180 डिग्री गुना 3 कर देंगे 540 डिग्री निकल जाता है। इस पॉइंट को आप लोग समझे होंगे। चलिए हम लोग इसके बारे में अभी जो आपको बताएं कि त्रिविंगल के बारे में प्रॉपर्टीज क्या क्या के गुण है या कैसे होता है यह बताएं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सब आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग जो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, पहले थ्योरी बेस्ड है, अब फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। अब हम लोग आते हैं फॉर्मूला बेस्ड पर। आपका त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है। पहला समझेंगे कि परिमिति या परिमाप, इसका परिमिति 2s बराबर सभी भुजा का योग, सभी भुजाओं का योग हो गया। A के सामने A लिखेंगे, B के सामने B, C के सामने C, तो सभी भुजा का योग हो गया बराबर A प्लस B प्लस C हो गया। तो समझेंगे कि परिमिति 2s बराबर सभी भुजाओं का योग अब बराबर A प्लस B प्लस C हो गया। दूसरा अर्ध परिमिति, अर्ध परिमिति इसको हम लोग SS सेमी पेरीमीटर हो गया। सेमी पेरीमीटर बराबर होता है। अब देखिए ये दो जो है इसको भगा देंगे 2 से, हम A प्लस B प्लस C बटा 2 कर देंगे। अब देखिए आगे तीसरा होता है हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C का अंडर रूट, जहाँ S बराबर अर्ध परिमाप और S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2 है। इसको समझे, हीरो सूत्र हो गया। हीरो सूत्र से क्या प्राप्त होता है, हीरोन सूत्र से क्या प्राप्त होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। S इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, और जहाँ ABC क्या है, त्रिभुज की भुजा है। ABC त्रिभुज की भुजा है, त्रिभुज की भुजा है। इसको समझे होंगे, ABC क्या है, त्रिभुज की भुजा है। इस पॉइंट को समझ। आइए हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले अगला आते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई जो है यह हो गया, ये लंब जो हो गया यही इसका ऊंचाई होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। एक लंब खींच दिए AD की यह ऊंचाई हो गया। इसको ध्यान रखिए, लंब है ऊंचाई है 1/2 आधार गुना ऊंचाई या शीर्ष लंब कहेंगे। अब देखिए इसका 5वां नंबर हम लोग याद रखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 भुजाओं का गुणनफल गुना साइन थीटा।
1/2 भुजाओं का गुणनफल गुना साइन थीटा। अब देखिए 1/2 यह कोण जो होगा कोण ए होगा, यह कोण बी होगा, यह कोण कौन सा है सी, सी के बगल में कौन सी, कोण ए, कोण बी, कोण सी लेंगे। अब देखिए 1/2 भुजाओं का गुणनफल, अगर हम ए बी लेंगे भुजा तो ए बी भुजा गुना साइन थीटा, तो थीटा का मान आपको यह लेना है साइन सी बराबर। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, अगर भुजा बी सी ले लें, बी सी गुना तो इसका क्या आ जाएगा, यहाँ इसका कोण का मान जो हुआ यह कितना, थीटा का मान कोण कितना है, थीटा का मान ए, तो साइन ए लेंगे 1/2, और यहाँ अगर ए सी लेते हैं ए सी तो यहाँ पर साइन कितना हो जाएगा, साइन बी। इसको समझे होंगे। तो जिस दो भुजा को लेंगे उसके बीच में वह देखेंगे कौन सा कोण है वह देखना है। जैसे ए बी लिए तो इसके दोनों भुजा का कोण क्या है, सी है। इसको समझेंगे, इसको समझे होंगे आप लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल का इसका। और नोट में यह भी याद रखेंगे ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी बराबर सी बटा साइन सी बराबर 2r। r जो है बाह्यवृत्त की त्रिज्या है, और हम लोग इसको जो है त्रिकोणमिति जब पढ़ाएंगे वहाँ पर बताएंगे इस टाइप का, लेकिन आप याद रखिए यह भी त्रिभुज का गुण ही है, लेकिन त्रिकोणमिति में हम लोग इसका यूज करेंगे। तो इसको उम्मीद है यह सब समझे होंगे आप लोग कैसे कैसे हुआ ये सब फॉर्मूला। चलिए हम लोग अब आगे जो है अगला देखते हैं, एक क्वेश्चन जो है लेते हैं, आप बनता है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं क्रमशः 39 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर तथा 45 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। दूसरा प्रश्न कर रहा है सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब कितना होगा, यह कर रहा है। अब देखिए एक त्रिभुज बना दिए, त्रिभुज में तीन भुजा दिया हुआ, एक 39 ले लीजिए, एक 42, एक 45, यह कर रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताने के लिए। साथ साथ का सबसे बड़ी भुजा, ये जो बड़ी भुजा है इस पर डाले गए लंब की जो है डाले गए लंब की लंबाई क्या होगा, ये भी पूछ रहा है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि अलग अलग भुजा है, तो आप निकाल दें इसका अर्ध परिमाप a + b + c/2, 39 + 42 + 45/2 जोड़ देंगे इसको, 5 2 7 9 16 हो गया, 4 4 8 4 12/2 बराबर कटा देंगे 63 हो जाएगा। त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहला प्रश्न कह रहा था त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, s × s - a, s × s - a पर सेट कीजिए, s - c पर सेट करेंगे। अब देखिए s कितना है 63, और 63 में से a घटाइए, इसको घटा देंगे तो 63 में 13 9 घटाएंगे, 9 4 13 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और फिर s - b 63 में से 24 घटाइए, यह 1 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर इसको इसमें से घटाइए, 18 हो जाएगा। अब देखिए इसको अंडर रूट कर देंगे। अब इसको तोड़िए, 9 7 63, 8 या 24, 7 21, 18 रहने दें। फिर देखिए इसको तोड़िए, 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 हो गया, ये कैंसिल हो गया, और 7 7 में एगो 7 बाहर निकल गया। अब यहाँ पर 3 3 है, एगो 3 बाहर निकला। फिर यहाँ 18 × 8 करेंगे 144, 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, तो बराबर इसको क्या लिखेंगे 7 21 21 63, 63 × 12 कर देंगे, 12 तिया 36, बरछाक 72 3 75, 756 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह वर्ग मीटर जो निकला, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकल गया 756 वर्ग सेंटीमीटर। अब आगे आते हैं, दूसरा प्रश्न कह रहा था कि दूसरा प्रश्न यहाँ बना देते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा था कि सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ये पूछ रहा था। तो अभी देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला है 756, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये भी होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, जब लंब वाला चर्चा रहे। अब देखिए इसका 1/2 आधार, आपका इसका जो आधार ये होगा 45, ऊंचाई शीर्ष लंब 756, 9 5 45, 9 से कटाएंगे, 9 8 72, 3 75, 9 चौक 36, या h बराबर गुना कर देंगे, 4 दूना 8, 8 ना 16, 5 नीचे भाग हो जाएगा, भगा दे दीजिए, 5 तिया 15, 5 तिया 15 हो गया। फिर यहाँ कितना बचा 1, और फिर 5 तिया 15, फिर 5 छक्का 30, यही जो है आपको ऊंचाई इतना सेंटीमीटर हो गया 33.6। इसको दोस्तों समझे होंगे आप लोग। आपका पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपने
त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना निकाला। अगर त्रिभुज का अगर पूछता है क्या शीर्षलंब क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये भी होता है 1/2 आधार गुना शीर्षलंब। तो इसको हल कर दीजिए 33.6 सेंटीमीटर, और यह जो आपको क्षेत्रफल 756 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर हो गया। इस तरह से दोस्तों अभी आपके बीच त्रिभुज के सिर्फ त्रिभुज के बारे में जो है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट दिए, उसके बाद फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट दिए। अब इसके बाद जो है त्रिभुज का वर्गीकरण करेंगे। त्रिभुज का वर्गीकरण जो हम लोग 2 प्रकार से करेंगे, आप लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।